टोनी स्टार्क की आयरन मैन की मूवी सालों से बॉक्स ऑफिस पर चल रही है और धमाल भी मचा रही है, पर क्या आयरन मैन का सूट कभी असली जिंदगी में भी चलेगा? जिस तरह से रोबोटिक्स में नई डेवलपमेंट इतनी तेजी से हो रही है कि भविष्य में इन्हें देखना संभव जरूर हो जाएगा। सो आयरन मैन आमन बनाने से हम असली जिंदगी में कितने दूर है? चलो देखते हैं। इंसान जैसे दिखने वाले मशीन का ख्याल इन्वेंटर्स के दिमाग में साल 1868 में शुरू हुआ था। उनमें सबसे पहला पेटेंट था स्टीम मैन का। ये एक ह्यूमन फेस मशीन थी जिसे गाड़ी ढकलने के लिए बनाने के बारे में सोचा गया था। स्टीम मैन आयरन मैन के सूट से काफी दूर है, लेकिन टोनी स्टार्क के लगभग $12 बिलियन के नेटवर्क के साथ इनके पास सारे रिसोर्सेस और नॉलेज है, जिसके बारे में स्टीम मैन के इन्वेंटर्स ने भी कभी नहीं सोचा था। आज के समय में मिलिट्री इंजीनियर जैसे कि लॉकहीड मार्टिन ने आयरन मैन सूट को फर्स्ट प्रिंसिपल की बेसिस से बनाना शुरू कर दिया था। इन्हें एक्सोस्केलेटन कहते हैं। लॉकहीड मार्टिन ने यूएस गवर्नमेंट के साथ लोअर बॉडी आर्मर लेस एग्जॉशन, जिसे ओनिक्स कहते हैं, इससे टेस्टिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया है। ये गैजेट सैनिकों का वजन कम करके इन्हें तेजी से और ज्यादा दूर भगाने में मदद करता है। ओनिक्स को बहुत सारे टेस्टिंग से गुजरने की जरूरत है, पर शुरुआती टेस्ट के हिसाब से ये पता चला है कि ये डिवाइस सच में सैनिकों का स्ट्रेस और वर्कलोड कम कर लेता है। लेकिन एक्सोस्केलेटन सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए यूज नहीं किए जाते। रीवॉक ये ऐसा एक्सोस्केलेटन है जो लोगों को चलने में मदद करता है, जिनकी लोअर बॉडी या फिर पैर पैरालिसिस हो गया है, जैसे कि जेम्स रोड यूज करता है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवीज के एंड में। पर जब तक टोनी स्टार्क आपका दोस्त नहीं है, आप इन्हें देख भी नहीं पाएंगे। इसकी $85,000 की प्राइस के साथ बहुत सारे लोगों के लिए इनका यूज करना नामुमकिन हो जाएगा। और रिवॉक की गैजेट ओनिक्स से बहुत ज्यादा स्लो है, इसलिए गैजेट आयरन मैन सूट से काफी पीछे है। अब तक हो रही सारी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर ये आयरन मैन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए काफी नहीं है। वेल, ये तो सच है कि जब तक कोई आर्मर उड़ नहीं सकता, हम उसे रियल मैन का आयरन मैन सूट तो नहीं कह सकते। सो हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हमें दीवार और छत तोड़ने में मदद करेगी और हमें नॉर्मल दरवाजे से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? उड़ने की दुनिया में सबसे पहली कोशिश और खोज बेल्ट रॉकेट बेल्ट डिवाइस की थी। यह सबसे पहला जेट पैक था, जिसे साल 1960 के दशक में बनाया गया था। इसकी टॉप स्पीड 54.7 किलोमीटर पर आवर थी और ये हवा में इसी रफ्तार से 20 सेकंड तक उड़ सकता था। पहले कोशिश के लिए परफॉर्मेंस बुरा तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में जेटपैक का समय बड़े मुश्किल से 30 सेकंड को पार कर पाया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन उड़ने का समय। सीधे आप फ्यूल कैरी कर सकते हो, इस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा फ्यूल लेके जाओगे उतना ज्यादा वजन बढ़ेगा, मतलब आपको और फ्यूल लगेगा। सीधा कहते हैं तो यहाँ एक लिमिट लगी है, लेकिन फ्यूल और इंजन इंजीनियरिंग में हो रही डेवलपमेंट इस 30 सेकंड की लिमिट को ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। जेटपैक एविएशन के हिसाब से उन्होंने ऐसा जेटपैक बनाया है जो 10 मिनट तक उड़ सकता है। इनका ये दावा भी है कि जेटपैक 321.8 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ भी सकता है। और अब लग रहा है कि हम आयरन मैन टेक्नोलॉजी के बस एक कदम नजदीकी पहुंच चुके हैं और ये और ज्यादा एफिशिएंट टर्बोफैन इंजन बना रहे हैं ताकि उड़ने का समय 20 मिनट हो सके। लेकिन क्या होगा अगर आप काफी ऊंचाई से छलांग लगाकर बहुत सारे फ्यूल को बचा ले तो? क्योंकि जमीन से उड़ान लेने में बहुत सारा फ्यूल खर्च हो जाता है। वेस रोसी द जेटमैन, इन्होंने एक पर्सनल फ्लाइंग डिवाइस बनाया है जो आयरन मैन की तरह उड़ता है। बस यहाँ जेट इंजन और कार्बन फाइबर से बने पंखों का यूज होता है। वर्टिकल टेक ऑफ लेने में बहुत ज्यादा फ्यूल लगता है, इसलिए रोसी आसमान से छलांग लगाकर ज्यादा फ्यूल को साथ में लेके जाने से अवॉइड करते हैं। और ये पंखों की वजह से जो लिफ्ट मिलती है, उन्हें थ्रस्ट का यूज सिर्फ आगे बढ़ने के लिए किया जाता है, हवा में ऊपर रहने के लिए नहीं। अगर आपको जेटपैक में कुछ लीटर्स का फ्यूल कम लगता है तो आप अपने जेटपैक का वजन भी कम कर सकते हो और हवा में टर्न लेने में दिक्कत भी नहीं होगी। कम फ्यूल लेके जाने की वजह से उड़ना भी आसान हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि फ्यूल या जेटपैक का वो लिमिटेशन है जो हमें आयरन मैन सूट बनाने से रोक रहा है। मूवी में टोनी एक छोटा सा क्लीन एनर्जी का सोर्स बनाते हैं, जिसे बाद में मूवी में आर्क रिएक्टर कहा जाता है। ये एक हाथ के साइज जितना फ्यूजन रिएक्टर है जो आयरन मैन सूट के हर हिस्से को पावर देता है। ऐसा ये छोटे एटम्स को कोलाइड करके भारी एटम बनाकर करते हैं, जिस वजह से वहाँ हीट और लाइट बनती है। ऐसा ही सूरज में भी होता है। भले इंजीनियर्स फ्यूजन रिएक्टर बना तो सकते हैं, पर अब तक ऐसा कोई भी रिएक्टर नहीं बना है जो इनपुट में लगने वाले एनर्जी से ज्यादा एनर्जी बना सकता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए दुनिया भर के लगभग 34 देश एक साथ आकर उन्होंने ITER की स्थापना की है। ये हमारे धरती का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर है, जिस पर सालों से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट 2025 में पूरा हो जाएगा और कैलकुलेशन बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट लोगों की उम्मीदों पर खड़ा जरूर हो जाएगा, पर यह आयरन मैन सूट के लिए कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है।
इस रिएक्टर की साइज होटल जितनी है। इसे अपने छाती पर उठाकर लेके जाने के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि लॉकहीड मार्टिन एक छोटा फ्यूजन रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी साइज एक ट्रक जितनी बड़ी है। इनका मानना यह है कि एक रिएक्टर एक बड़े शहर के कुछ हिस्से को पावर दे सकता है, लेकिन ये फंक्शनल प्रोटोटाइप है जो हमसे 5 या 6 साल दूर है और ये हमारे सूट में फिट भी नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा पावर सोर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन साइज ये बड़ा इशू नहीं है। अभी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का तो सवाल ही नहीं उठता। तो चलो और दूसरे अल्टरनेट पावर सोर्स पर हम फोकस करते हैं। आयरन मैन के सूट के पावर लेवल्स 1 से 16 मिलियन हॉर्स पावर है। ये पावर 20,000 से 35,000 कॉर्वेट कार जितनी है। इमेजिन कीजिए कि इतनी सारी एनर्जी आपके छाती के पास के 3 इंच के डिवाइस से निकल रही है। इससे लीक होने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी आपके छाती में होल्ड करने के लिए काफी है। और ओवर हीटिंग का तो सवाल छोड़ ही दीजिए। अब तक हमने ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं खोजा है या फिर बनाया है जो आयरन मैन के सूट जितना बहुत ज्यादा टेम्परेचर को इतना इम्पैक्ट रेजिस्टेंट है। सो हम आयरन मैन सूट को पहन तो नहीं पाएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके जैसा कुछ बना नहीं सकते। आयरन मैन 3 में टोनी ने एक ऐसा आयरन मैन सूट बनाया था जिसे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। ऐसे ड्रोन का आइडिया हमारे लिए सुरक्षित और संभव है। अगर हम पायलट को सूट से बाहर निकालते हैं तो सूट का वजन कम हो जाएगा और पावर कंजम्पशन भी कम हो जाएगा और बिना पायलट के आपको ओवर हीटिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आसमान से नीचे गिरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि आपकी सच में उड़ने की इच्छा है, लेकिन आज के एडवांस स्टिमुलेटर्स और कंप्यूटर ब्रेन इंटरफेस के साथ आपको लगेगा कि आप सच में आसमान में उड़ रहे हैं, जबकि आप अपने घर में बैठकर सुरक्षित होकर उड़ेंगे। साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना शुरू कर दिया है। 2016 में ह्यूमन सब्जेक्ट्स मेंटल कमांड के मदद से रोबोटिक हार्ट को कमांड देने में सफल हो चुके हैं और कुछ तो मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के जरिए टच के फीलिंग को भी 100% तक एक्यूरेटली फील कर पाया है। हम मानते हैं कि अब ये टेक्नोलॉजी अभी के शुरुआती दौर में ही है, पर अगले कुछ दशकों में किसे पता कि ये टेक्नोलॉजी हमें कहां लेके जाएगी। पर फिलहाल के लिए हम अभी का ही सोचते हैं। क्या अभी हम आयरन मैन सूट आर्मर जैसा कुछ बना सकते हैं जो आयरन मैन सूट की तरह काम करता है और वो भी उड़ने की और लेजर बीम के शूट करने के फीचर के साथ? वेल, इसका जवाब हाँ है, पर आयरन मैन सूट जितना कॉम्पैक्ट नहीं होगा। हमारे पास ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के कुछ हिस्से हैं, बस अगले कुछ 10 सालों तक हमें असेंबली करने की जरूरत है। नहीं समझे? हम समझाते हैं। सबसे पहला आता है पावर सोर्स। फिलहाल के लिए जेट इंजिन्स को हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम के फ्यूल से चलाया जा सकता है, जो इतनी थ्रस्ट और एनर्जी क्रिएट कर सकता है कि वो हमें कम तापमान में उड़ने के लिए मदद कर सकता है। पर इन्हें हाई कैपेसिटी बैटरी के साथ यूज करने की जरूरत है, जैसे कि टेस्ला की बैटरी, लिथियम आयन बैटरी और इसके हाई कैपेसिटी अल्टरनेटिव्स लिथियम सल्फेट बैटरीज का यूज भी यहाँ किया जा सकता है। पर अगर लिथियम आयन बैटरी ज्यादा डैमेज हो जाती है तो वहाँ बैटरी फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब लगता है कि आर्मर के लिए सही चॉइस नहीं है, पर ट्रफ्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ऐसे बैटरी का इन्वेंशन किया है जो हल्की और सस्ती है और इनके प्लास्टिक जैसे मटेरियल को काटने के बाद भी ये काम करता है। ये बैटरी किसी साइफाई मूवी के टेक्नोलॉजी का हिस्सा लग रही है और ये बैटरी उस आर्मर के लिए बहुत ही अच्छी है जिसकी जम के धुलाई होने वाली है। धुलाई से याद आया कि हमारा आर्मर किसी ड्यूरेबल मटेरियल से बनना चाहिए जो रोबोट के कुछ हमलों को सहन कर सके। लेकिन जैसे इसका नाम बताता है, हम इस आयरन मैन सूट को पूरे लोहे से तो नहीं बनाने वाले, क्योंकि आयरन बहुत ही भारी एलिमेंट है और हर आयरन एटम सूट का वजन और भी बढ़ाता है। हल्के एलिमेंट जैसे कि निटिनोल और टिटेनियम निकेल अलॉयज को साल 1990 के दशक से आर्मर बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल कहा जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि मटेरियल जो बहुत ज्यादा हार्ड है वो सूट पर हुए इम्पैक्ट को सूट के अंदर के व्यक्ति तक पहुंचाएगा। सो इसमें यूज किए जाने वाले मटेरियल की डक्टिलिटी इतनी चाहिए कि वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सके। सो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए आर्मर के अंदर एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल की लेयर चाहिए। इसके लिए सोरबेथॉन का यूज किया जा सकता है। यह मटेरियल इतना सॉफ्ट है कि अगर आप अंडे को भी इसमें लपेटकर बिल्डिंग से नीचे फेंकते हैं तो वो अंडा नहीं फटेगा। लेकिन प्रोफेशनल सिस्टम के लिए क्या यूज करें? हम बहुत ज्यादा एफिशिएंट जेट इंजन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के जेट सूट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस सूट को इंस्पिरेशन आयरन मैन सूट से ही तो मिली है। यहाँ ट्रेडिशनल जेट पैक की जगह आर्मर के हाथों में थ्रस्टर्स लगे हैं। हम आयरन मैन जैसे उड़ने के लिए इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते,
लेकिन इनके साथ उड़ना थोड़ा मुश्किल है। सो जेटपैक एविएशन ने बनाया इस जेटपैक का यूज करना यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा और कंट्रोल करने में आसानी भी रहेगी। अब कंट्रोल की बात आई है तो आपको यहाँ हेड्स अप डिस्प्ले की जरूरत गिरने वाली है। टोनी के हेलमेट की टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है, पर हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है। पिछले बताए जेट सूट के हेड्स अप डिस्प्ले का मतलब हुड है, जिसका यूज फ्यूल और फ्लाइट को मॉनिटर करने के लिए किया जाता है। अब बस बचा है फायर पावर, जो रोबोट्स को आसमान से नीचे गिरा दे। आप यहाँ पुराने मशीन गन का यूज भी कर सकते हो, जैसे वॉर मशीन करता है। पर अगर आपको स्टार्क के हाथों से निकलने वाले लेजर ब्लास्ट चाहिए तो हम यूएस मिलिट्री ने बनाए हुए लेजर टॉरेट के प्रोटोटाइप को ट्राई कर सकते हैं, जिसे मिसाइल और ड्रोन्स को मार गिराने के लिए यूज किया जाता है। पर अभी ये प्रोटोटाइप बहुत बड़े हैं, एक सूट में बैठाने के लिए। शायद एक दिन ये आयरन मैन मूवी में दिखाए लेजर की तरह दिखेंगे। सो इतना सारा जानने के बाद हमारा मानना ये है कि एक अच्छे कॉस्प्ले डिजाइनर पकड़कर अच्छे इंजीनियरिंग के साथ एवेटार मूवी में दिखाए ऐसे एएमपी सूट्स बनाइए, कुछ ऐसा जो अमेजिंग हल्क बस्टर आर्मर से भी बड़ा हो, जिसे वैन ब्रेन डायसन ने बनाया है। इसमें जेट प्रपोल्शन सिस्टम और मुंह होने वाले हेड गियर्स भी है। इतने सारे वेपन्स और जेट इंजिन्स को एक साथ बैठाने के बाद ह्यूमन पायलट इन सब के बीच में रहेगा। असलियत में इस आइडिया पर पहले से ही काम चल रहा है। द मेथड 2 ये दुनिया का सबसे पहला बायपेडल रोबोट है। मेथड 2 इसके ड्राइवर के मोशंस को खुद के उंगलियों तक कॉपी कर लेता है और इस वेपन के क्रिएटर यांग जिन हो रियल लाइफ टोनी स्टार्क है। इन्होंने खुद के $200 मिलियन इस रिसर्च के लिए खर्च किए हैं और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है। मेथड 2 बनाने के लिए लगभग $8.3 मिलियन लगते हैं। टोनी स्टार्क के सूट की तरह इस सूट का भी लिमिटेशन इसकी पावर सोर्सेस है। इसमें लगने वाली बैटरी सिर्फ 3 घंटे तक ही चल सकती है। जरा सोचिए कि क्या होगा अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट में मिलियन की जगह पे बिलियंस खर्चा कर दे तो। टोनी स्टार्क के दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि मॉडर्न वेलफेयर हाइब्रिड और मशीन्स की तरफ बढ़ रहा है। भले ही टोनी स्टार्क फिक्शनल कैरेक्टर है, पर इसके आइडिया में कुछ असलियत भी है और अभी हम उस समय में जी रहे हैं जहां इनके आइडियाज असलियत बन सकते हैं। हे दोस्त, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल पर्सन हो और आपकी नॉलेज की खोज को हमेशा कायम रखने के लिए हम डेली फैक्ट और नॉलेज का वीडियो अपलोड करते हैं। तो वीडियो सबसे पहले आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब कर लेना और वो घंटी भी बजा देना, ताकि आपके साथ हमारे भी मुराद पूरी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब तक देखिए लेफ्ट या फिर राइट और कमेंट में जरूर लिख लेना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय।